नमस्कार दोस्तों। आज हम अमृतांजन हेल्थ केयर लिमिटेड का स्टॉक एनालाइज करेंगे। अमृतांजन एक स्मॉल कैप कंपनी है। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 2000 करोड़ का है और ये कंपनी पेन मैनेजमेंट के लिए प्रोडक्ट्स और सॉल्यूशंस बनाती है। तो फॉर एग्जांपल किसी को अगर सर दर्द हो तो उसके लिए जो रोल ऑन्स होते हैं, बाम्स होते हैं, स्प्रेज होते हैं, वो बनाती है। दूसरा, पीठ दर्द हो या फिर बॉडी में कहीं पेन हो रहा हो तो वो वॉलिनी जैसे जो स्प्रेज होते हैं वो बनाती है। नेज़ल कंजेशन हो तो विक्स वेपोरब जैसे इन्हेलर्स होते हैं, ऑयल्स होते हैं, वो बनाती है। राइट, तो बेसिकली कंपनी पेन मैनेजमेंट के लिए सॉल्यूशंस बनाती है। राइट, और इनके 3 कैटेगरीज है। एक तो हेड कैटेगरी है जो सर दर्द का कैटेगरी है, जिसमें ये मार्केट लीडर है, 40% मार्केट शेयर है इनका। दूसरा बॉडी का कैटेगरी है, पेन कहीं और पीठ में या पैर में हो तो उसके लिए स्प्रेस बनाती है। और तीसरा जो कैटेगरी है वो है नेज़ल कैटेगरी। तो ये सारे OTC प्रोडक्ट्स है, ये प्रिस्क्रिप्शन प्रोडक्ट्स नहीं है। तो ये एक भले हेल्थ केयर यहाँ पे लिखा है पर ये फार्मास्यूटिकल कंपनी नहीं, ये एक FMCG कंपनी है और ये OTC प्रोडक्ट्स बनाती है। राइट, तो इस कंपनी को मैं पिछले 4 सालों से ट्रैक कर रहा था। राइट, और ये कंपनी को स्पेशली मैंने कोविड के वक्त ट्रैक किया था, जिसमें इसका स्टॉक बहुत ऊपर चला गया था। और एक बहुत फेमस फंड मैनेजर थे जो यूट्यूब पे आकर इस स्टॉक के बारे में बहुत बात करते थे। तो बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स ने टॉप पे एक तरह से ये स्टॉक बाय किया और फिर उनका नुकसान हो गया। तो इसमें रिटेल पार्टिसिपेशन बहुत कम हुआ है पिछले 2-2.5 सालों में। राइट, तो इस कंपनी का जो स्टॉक प्राइस गिरा है, ऑब्वियसली गिरने का कारण सिंपल था कि इसका EPS ग्रोथ जो है, अर्निंग्स ग्रोथ जो है, वो एक तरह से कोलैप्स हुआ। तो ये जो ब्लू बार्स दिखते हैं, ब्लू टावर्स दिखते हैं आपको, दीज आर दी अर्निंग ग्रोथ और दी EPS ग्रोथ ऑफ दिस कंपनी। एंड EPS ग्रोथ जैसे गिर गया तो स्टॉक प्राइस भी एक बहुत डायरेक्टली कोरिलेट करके कोलैप्स हो गया। और अब कुछ रिसेंटली यहाँ पे मोमेंटम दिख रहा है जहाँ पे EPS ग्रोथ आपका फिर से एक तरह से टर्न अराउंड करके ऊपर जा रहा है। राइट, तो पिछला जो क्वार्टर था वो FMCG कंपनीज के लिए काफ़ी ख़राब क्वार्टर था, स्पेशली जो भी कंजम्पशन रिलेटेड स्टोरीज थे उनके लिए काफ़ी ख़राब क्वार्टर था। बट इस कंपनी ने बहुत अच्छे नंबर पोस्ट किए हैं और काफ़ी कॉन्फिडेंट लगा मैनेजमेंट अपने ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स के बारे में। राइट, तो इस कंपनी का अगर आप सेल्स ग्रोथ देखोगे तो पिछले 3 साल का अगर आप सेल्स ग्रोथ देखोगे तो काफ़ी एवरेज सेल्स ग्रोथ है इनका। राइट, जो कोविड के बाद का इफेक्ट जो दिखा है वो काफ़ी एविडेंट है सेल्स ग्रोथ में। 8% का सेल्स ग्रोथ है। प्रॉफिट ग्रोथ तो -10% का है। हम नॉर्मली ऐसे कंपनीज को शॉर्टलिस्ट करके एनालाइज करते हैं, स्टडी करते हैं जिनका 25% सेल्स ग्रोथ है, प्रॉफिट ग्रोथ है। ऑब्वियसली ये कंपनी ने उस तरह से डिलीवर नहीं किया है, बट कहीं ना कहीं आपका पिछले 4 क्वार्टर्स का जो सेल्स ग्रोथ है वो 17% है। तो एक तरफ से कहीं ना कहीं टर्न अराउंड दिखा है यहाँ पे। और जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो 25+ का है, 28% है। राइट, तो मैनेजमेंट की कमेंट्री से ये समझ में आ रहा है कि ये सस्टेनेबल है। बट ये 25% सेल्स ग्रोथ होगा, इसके बारे में मेरा कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा हाई नहीं है। बेसिकली ये कंपनी एक बहुत डिफेंसिव प्ले है। इट्स अ वेरी डिफेंसिव स्टॉक, इट्स नॉट हाई ग्रोथ कंपनी। राइट, ये एक लेगेसी कंपनी है जो 100 सालों से एग्जिस्टेंस में है। इनका एक टीवी कमर्शियल एक प्ले किया करता था 20 साल 25 साल पहले दूरदर्शन पे, अमृतांजन बाम का, ये वही कंपनी है। राइट, 3rd जनरेशन प्रमोटर्स को मैनेज कर रहे हैं। तो ये बहुत एग्रेसिव प्ले तो नहीं है, एक बहुत डिफेंसिव प्ले है, FMCG में है। एंड इस कंपनी को मैं काफ़ी वक्त से ट्रैक कर रहा था, तो इसलिए मैं इसका एनालिसिस कर रहा हूँ आज। राइट, तो 2 ग्रोथ ट्रिगर्स देखे मैनेजमेंट की कमेंट्री से। एक तो है कि जो इनका हेड सेगमेंट है, जो सरदर्द का सेगमेंट है, जिसमें ये 40% मार्केट शेयर लेके बैठे, इनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं करीबन 90 रुपये 100 रुपये के बाम, स्प्रेज, रोल ऑन्स होते हैं। तो कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन की वजह से मैनेजमेंट को लग रहा है कि जो कंजम्पशन या परचेसिंग कैपेसिटी है लोगों की वो कम हुई है। तो इसलिए मैनेजमेंट अब सैशे लेके आ रहा है 5 रुपये के, 7 रुपये के, और प्रिडोमिनेंटली आपका मास सेगमेंट को टारगेट कर रहा है। राइट, और जोग्राफी वाइज आपका Tier 3, Tier 4, Tier 5 टाउन्स, सेमी अर्बन, अर्बन टाउन्स, सेमी अर्बन, रूरल टाउन्स में एक तरह से अपने प्रोडक्ट्स को लेके जाने की बात कर रहा है। वहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सटेंड करने की कोशिश कर रहा है। तो जैसे आप छोटी छोटी जो शॉप्स देखते हो जहाँ पे आपकी 5 सुपारी के सैशे लटके हुए होते हैं, बहुत जल्द आपको अमृतांजन के सैशे वहाँ पे एक तरह से लटके हुए दिखेंगे पेन मैनेजमेंट रिलेटेड प्रोडक्ट्स के लिए। राइट, तो इस कैटेगरी में, ये OTC कैटेगरी में करीबन 4% का वॉल्यूम ग्रोथ हुआ है, जो कि बहुत बुरा है। 8% का वैल्यू ग्रोथ हुआ है। तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट कंसर्न है इसके बारे में, इसलिए ये सैशेटाइजेशन किया है अपने प्रोडक्ट्स का, ताकि वॉल्यूम ग्रोथ ज़्यादा हो और पेनिट्रेशन अच्छा मिले, ताकि जो टॉप लाइन है उसको अच्छा कंट्रीब्यूशन दे सके, तेज़ी से कंट्रीब्यूशन दे सके OTC प्रोडक्ट्स एक तरह से।
राइट। दूसरा जो इनका कैटेगरी है, अलाइड कैटेगरीज है, अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को क्रॉस सेल करके दूसरे प्रोडक्ट्स बेचने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, वो ये है सैनिटरी नैपकिन्स जो होते हैं विमेन हाइजीन में, वो एक प्रोडक्ट है इनका जो करीबन 100 करोड़ का बिजनेस दे रहा है ऑलरेडी, 30% ईयर ऑन ईयर से ग्रो हो रहा है, तो काफ़ी फास्ट मूविंग कैटेगरी या प्रोडक्ट है ये। और इसके लिए केपेक्स की बात हुई है 6 महीने पहले, एक तरह से केपेक्स डेजिग्नेट कर दिया है, उसको सैंक्शन कर दिया, 125 करोड़ का केपेक्स लगेगा टू काइंड ऑफ मैन्युफैक्चर सैनिटरी पैड्स मोर एंड सेल इट अक्रॉस देयर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, राइट। तीसरा एक जो प्रोडक्ट है जिसको मैं थोड़ा रिलेट कर पा रहा हूँ वो है इलेक्ट्रो प्लस। तो हम लोग जब चेन्नई में या फिर कोलकाता में फील्ड वर्क करते थे गर्मी के वक्त, तो काफ़ी डिहाइड्रेशन होता था, तो ग्लूकॉन डी पीते थे अपने आप को अपने आप को टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए बॉडी का, और डिहाइड्रेशन बहुत हो जाता था तो बहुत लॉस होता था, एक तरह से बहुत गिडी फीलिंग होती थी। तो वैसा एक प्रोडक्ट है इनका इलेक्ट्रो प्लस, जो नॉर्मली टारगेट करता है आपके समर्स को, जहाँ पे लोग स्पेशली जो फील्ड में रहते हैं या फिर बाहर रहते हैं उनको एक तरह से रिहाइड्रेट करने के लिए या फिर रिप्लेनिश करने के लिए। तो वो करीबन एक 12% वैल्यू ग्रोथ दे रहा है वो प्रोडक्ट, कुछ ज़्यादा वैल्यू ग्रोथ नहीं दे रहा है, बट मुझे काफ़ी प्रोडक्ट सही लगा वो, राइट। तो कहीं ना कहीं एक डिफेंसिव स्टॉक है, कुछ ज़्यादा इससे एक्सपेक्ट एटलीस्ट मैं तो नहीं कर रहा हूँ, मैं तो नहीं करता हूँ 25% का सेल्स ग्रोथ तो मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ फ्रैंकली स्पीकिंग, एक बहुत लेगेसी कंपनी है ये, राइट। इसकी प्रॉफिटेबिलिटी 28% है, जो कि काफ़ी डिसेंट प्रॉफिटेबिलिटी है। इसका अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखोगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बहुत कुछ कह रहा है एक तरह से 2015 से 19 तक ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, 16 से 12% आया है, राइट। 2020 तक इनफैक्ट 12% आया है। कोविड के 2 साल थे, उसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 20 प्लस रहा है, और फिर से अभी जो है अपना जो पुराना जो एक तरह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था 2020 प्लस का, वो 12% 13% क्लॉक कर रहा है, राइट। तो इसको समझने का एक सिंपल तरीका है, अगर आप कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन से देखें तो यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है, यहाँ पे द रेड लाइन इज़ द ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, और यहाँ पे 65.75% ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन दिख रहा है। और अभी का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन देखिए, मैं एक मिनट हटा देता हूँ ये, अभी का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन देखिए तो यू विल सी अराउंड 50%। तो एक तरह से ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम थोड़ा एक डाउन ट्रेंड दिखा है, और ये इसलिए दिखा है क्योंकि कंपनी का जो इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल है वो मेंथॉल क्रिस्टल्स होते हैं, जिनका ऑब्वियसली प्राइस बढ़ा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, राइट। और सिमिलरली अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखोगे तो उसमें भी एक तरह द येलो पार्ट आई एम टॉकिंग अबाउट, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इट वाज 20%, एंड इफ़ यू सी द येलो लाइन ओवर हियर इट्स अराउंड 12%। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन के साथ एक तरह से घटा है, जिसका मतलब यह है कि द कंपनी इज़ नॉट एबल टू पास ऑन द इंक्रीज ऑफ द प्राइजेस इन रॉ मटेरियल्स टू द एंड कस्टमर, राइट। तो इट डज नॉट हैव अ लॉट ऑफ प्राइसिंग पावर, क्योंकि ये मार्केट जो है ये बहुत कम्पिटिटिव मार्केट है, एक बहुत फ्रैगमेंटेड मार्केट है, बहुत सारे MNCs जैसे PNG एबॉट के प्रोडक्ट्स है नेजल कंजेशन के लिए, हेडेक के लिए, बैक एक के लिए, आपके बहुत सारे डोमेस्टिक फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं जो बहुत सारे ये OTC प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो जिसकी वजह से कंपनी के पास उतना स्कोप नहीं होता है प्राइस हाइक के लिए। तो द ग्रॉस प्रॉफिट margin has been contracting. Similarly, the operating profit margin has been contracting with it. There is a direct correlation to it, right? But इन सब चीज़ों के बाद इन सब मार्जिन्स, ये 2 मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट करने के बावजूद भी अगर आप इसका नेट प्रॉफिटेबिलिटी या नेट प्रॉफिट मार्जिन देखें वो 10% से ज़्यादा है, राइट। तो नेट प्रॉफिट मार्जिन ऑफ दिस कंपनी इज़ अराउंड 11%, राइट। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपका OPM 12% है और NPM 11% है, इसका मतलब आप इंटरेस्ट कॉस्ट आपका ऑलमोस्ट ज़ीरो है, सही है। कंपनी कोई डेट नहीं ली है, एकदम क्लीन बैलेंस शीट है, कोई शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कोई डेट नहीं है यहाँ पे। एक बार बैलेंस शीट दिखा भी देता हूँ मैं, कोई लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म नहीं डेट है यहाँ पे। द डेट इज़ ऑलमोस्ट ज़ीरो ओवर ईयर, राइट। इवन इफ यू सी शॉर्ट टर्म डेट इट्स ऑलमोस्ट ज़ीरो ओवर ईयर, राइट। डेट टू इक्विटी, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ये सब देखने की ज़रूरत भी नहीं है, राइट। तो डेट इज़ वेरी मच इन कंट्रोल, जिसकी वजह से इंटरेस्ट कॉस्ट कुछ नहीं है। दूसरा, अगर आप देखोगे तो डेप्रिसिएशन कॉस्ट भी कुछ
ऑलमोस्ट ज़ीरो है, ऑलमोस्ट ज़ीरो, 6 करोड़, 5-6 करोड़ का है, राइट। इतनी पुरानी कंपनी का डेप्रिसिएशन कॉस्ट करीबन 6 करोड़ का होना मतलब कंपनी ने कुछ ज़्यादा केपेक्स नहीं किया है अपने पास्ट में। इफ़ यू सी फिक्स्ड एसेट टू टोटल एसेट टर्नओवर तो नहीं, फिक्स्ड एसेट टू टोटल एसेट रेशियो अगर आप देखो तो 13% है, विच इज़ ऑलमोस्ट नथिंग। तो काफ़ी एसेट लाइट मॉडल पे कंपनी काम कर रही है। अभी इन्होंने 125 करोड़ का केपेक्स डिसाइड किया है करने का, इसके पहले लोग कुछ केपेक्स वगैरह कुछ कर नहीं रहे थे। तो कंपनी के अगर आप P&L में देखें तो there are no expenses as such, major expenses. That's why the net profit margin, the net profitability of the company is above 10%, which is a good net profitability of any company, right? If you see this company from the free cash flow point of view, 300 करोड़ का free cash flow है। तो free cash flow is nothing but the cash that you require for the operations of the company plus the capex that you want to do, right? तो ये कंपनी को कभी एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ कैपिटल की कभी ज़रूरत नहीं पड़ी, तो डेट कभी इस कंपनी ने नहीं लिया है क्योंकि इनके पास खुद के पास ही इतना पैसा है, तो कभी कोई एक्सटर्नल सोर्स ऑफ कैपिटल की ज़रूरत नहीं पड़ी। टोटल शेयर्स अगर आप देखो तो वो भी कांस्टेंट सी है उसमें, मतलब इक्विटी डाइल्यूट नहीं की है, राइट। कभी फंड रेज नहीं किया एक्सटर्नली, जो भी इंटरनल कैश अक्रूवल से उसी से एक तरह से कंपनी ने अपने ग्रोथ में वही कैश जो है बैलेंस शीट पे वो एक तरह से लगाया है, राइट। तो उस इन सब पैरामीटर्स पे कंपनी एक डिसेंट कंपनी है, एक बहुत सॉलिड कंपनी है, फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव कंपनी है। रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड पिछले 5 साल का 29% है, मतलब मैनेजमेंट अगर 100 रुपये अपने बिजनेस में लगाता है तो करीबन 29 रुपीज़ उस बिजनेस से कमाता है, तो मतलब लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी पे भी इसको फुल मार्क्स मिलने चाहिए, राइट। रिटर्न ऑफ इक्विटी 21% है। शेयर होल्डर अगर 100 रुपये बिजनेस में लगाता है तो साल दर साल 5 सालों तक 21 रुपये कमाता है, प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज़बरदस्त है, राइट। रिटर्न ऑफ इक्विटी काफ़ी अच्छा है, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी है इस बिजनेस में। अगर आप पिछले 1 साल का या पिछले 4 क्वार्टर्स का रिटर्न ऑफ इक्विटी देखें तो करीबन 15% है। सो रिटर्न ऑफ इक्विटी इज नथिंग बट अ फैक्टर ऑफ योर नेट प्रॉफिट मार्जिन मल्टीप्लाइड बाय द एसेट टर्नओवर, राइट। सो आप you see the net profit margin which is around 11%. एक मिनट, if you see the net profit margin over here, it's 11%. It's multiplied by the asset turns, right? Asset turns is a very important factor. मतलब आपके जो assets है उनको आप कितना efficiently अपने सेल्स में कन्वर्ट कर पा रहे हैं, या फिर सेल्स लाने के लिए, रेवेन्यूज लाने के लिए आप एसेट्स को कितना एफिशिएंटली यूज़ कर रहे हैं। तो एक तरह से नेट फिक्स्ड एसेट टर्न वाज 10, 13, 15 and it reduced to around 8.5. So efficiency of using the asset has gone down. That is what one point what one can conclude from here or deduce from here. The other thing is आपने कुछ थोड़ा केपेक्स किया होगा जिसको आप सही तरीके से एक तरह से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो, तो एसेट टर्न्स में थोड़ा कमज़ोर है कंपनी। इसकी वजह से इनका जो रिटर्न ऑफ इक्विटी है वो एक तरह से ठुक गया, पिछले साल में 15% हुआ, बट द लॉन्ग टर्म रिटर्न ऑफ इक्विटी इज़ फेयरली डिसेंट 21%, राइट। तो बैलेंस शीट पे भी कुछ ऐसा स्ट्रेस नहीं है, काफ़ी क्लियर कट बैलेंस शीट है, क्लीन बैलेंस शीट है। इन्वेंट्री भी इन्वेंट्री करीबन 7 करोड़ की थी, अभी करीबन 30 करोड़ की है। इन्वेंट्री डेज भी नॉर्मल है, 44 थे अब 50 है, कुछ ज़्यादा मेजर कुछ एक्सपेंशन नहीं हुआ है। कंपनी अच्छे से अपने रिसीवेबल डेज रख रही है, मतलब बार्गेनिंग पावर है बिजनेस में, अपने डीलर्स डिस्ट्रीब्यूटर से पैसा निकाल पा रही है कंपनी, कोई दिक्कत नहीं है। कैश कन्वर्जन साइकिल तो एक तरह से नेगेटिव में है, तो दैट्स अ ग्रेट थिंग एज वेल, राइट। तो फेयरली डिसेंट कंपनी। इसका जो FII स्टेक है वो कांस्टेंट ही रहा है पिछले कुछ क्वार्टर्स में, राइट। DIS स्टेक थोड़ा बड़ा है, तो जैसे DIS देख लिया कि स्टॉक ने टर्न अराउंड कर दिया, नेट प्रॉफिटेबिलिटी अच्छा हुआ है, मैनेजमेंट अच्छा गाइडेंस दे रहा है, तो लोगों ने एक तरह से DIS ने स्टॉक को अक्रू करना शुरू कर लिया, राइट। कंपनी काफ़ी वैल्यूएशंस पे भी काफ़ी डिसेंट लग रही है मुझे, राइट। 43 इनका करंट PE है। फ्री कैश फ्लो टू EV टू फ्री कैश फ्लो इज अराउंड 7.7, आई थिंक 10, एनीथिंग बिलो 10 इज अ डिसेंट FCF, राइट। EV to FCF 7.7 है। some calculations that I've done whether to understand if there is any froth in the company, overvaluation है या नहीं, तो वो भी मुझे नहीं दिखा। The contribution of PE to the stock price is -11%. So whatever stock appreciation that has happened in the last 1 year, it has happened because of earnings. So there is not enough froth in the stock as well. Liquidity driven stock नहीं है, काफ़ी
slow and steady kind of stock hai ye, right? So this was a brief about Amrutanjan Healthcare Limited. I hope you found this analysis of some value. If you have, please like and share this, and please follow this channel for more such videos. This is not a stock recommendation. Please do your own research before you invest in the stock market. Thank you for your time. Take care.